हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी ज्वाइनिंग लेटर। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर के साथ एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है कि दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तैयार करके लाइए। पैनल में नाम शामिल पहले था, अब डिवीजन में जांच होगी। ज्वाइनिंग लेटर किससे पहले आरआरसी इलाहाबाद का केस है और कुछ रिमार्क्स था ईवीसी वगैरह का, और कुछ ऐसे भी रिमार्क थे कि किसी का सिग्नेचर मिसमैचिंग, किसी का नाम मिसमैचिंग वगैरह का, उनको क्या करना है इसके बारे में बात करेंगे। यानी सीधी सी बात बोले तो डीबी में जो रिमार्क लिखा रहता है उसका एक खुलासा है इसमें। यानी समझने के लिए है कि जो कैंडिडेट का डीबी में पूछ दिया कि आपका ये नहीं था, आपका नाम मिसमैच था, उसको कैसे मेंशन करता है और उसका सॉल्यूशन क्या है वो तो पहले ही आपने देख रखा था, लेकिन अब की ओवरव्यू बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, टेलीग्राम शेयर पे लोगों ने शेयर किया है इलाहाबाद के लिए। प्रोविजनल पैनल पार्ट पहले ही आ गया था, उनको मंडल कौन सा नियुक्त किया गया था प्रयागराज में। उनमें से 351 कैंडिडेटों को क्या बोल रहा है कि पैनल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन हेतु 25/5 से 31/5 तक बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों को दस्तावेज संबंधन में निम्नलिखित निर्देश अंकित किए गए हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब कैंडिडेट का डीबी हो चुका है तो यहाँ पे डीबी की क्यों बात कर रहा है, दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात क्यों हो रही है, तो सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको पहले ही दे दिया गया था, काला बुलावा पत्र वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये देखिए फॉर्मेट क्या करते हैं, ये लोग वही दे देते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है वो सारी आपकी जो फाइल नंबर होती है फाइल में बन के लगी हुई रहती है। तो ये जब आरआरसी पैनल बना देता है तो पैनल बनाने के बाद जो मंडल होता है उसमें आपकी ये फाइल ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे कारण से ये डॉक्यूमेंट चला जाता है। लेकिन नोटिंग बनाने वाले उस समय ये ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है कि आरआरसी के पास अधिकार है, मंडल के पास अधिकार है कि कभी भी आपकी दस्तावेज जांच कर सकता है, तो वो फाइल से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपकी रिमार्क लिखी हुई है उसको आप ज़रूर देख के ले जाइएगा, उसको आपको पूरा करना है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अपना मूल प्रमाण पत्र ले जाएं अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि मूल प्रमाण पत्र आपके फाइल में नहीं लगी रहती है, इसलिए आपको ज्वाइनिंग के समय ये ले जाना होता है, ऐसा नहीं है। और फोटो तो हमेशा आपको सफिशिएंट मात्रा में ले जाना पड़ेगा। ज्वाइनिंग से रिलेटेड जो आपकी लॉगिन ई ऑफिस कर रहा हूँ, आपका ईपीएफ के लिए जो भी होगा, एनपीएस का होगा, वो सारा डॉक्यूमेंट, बैंक का कैंसिल चेक, ये तो ले जाना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड है। आपका निर्देश जो दिया हुआ है सारी चीज़ें वो आपको फॉलो करना है, यानी डीबी की फाइल में मिल जाएगी। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होइएगा बहुत सारे कैंडिडेट को। उसके बाद है सारी चीज़ें का डिक्लेरेशन है। ग्रुप डी क्या है, नॉन सेंसिटिव सर्विस का सर्टिफिकेट देना है, या फिर उसके बाद कैरेक्टर है, ये सब में होता है। और कैसे भरना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, टेरेस्टन फॉर्म या रेलवे पे सर्च कर लेंगे तो मेरा रेलवे सफ़र अगर सर्च करते हैं हिंदी में आप यूट्यूब पे तो आपको डिटेल मिल जाएगा। मैंने जब अपना अटेस्टेशन फॉर्म 2004 में भरा था, अभी भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, कुछ एक आध फॉर्मेट छोड़ के, एनपीएस वगैरह छोड़ के, बाकी सारी चीज़ें वही है। तो आपको कुछ डिटेल उसमें डिटेलिंग मिल जाएगी, जिससे और कई सारे फॉर्म भरा हुआ मैंने दिखाया है। उसके अलावा भी आपको बायोडाटा वगैरह देना है। ये सिंपल सी फॉर्मेट होती है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो 2 कॉपी करा लीजिए, एक में भर लीजिए, फिर दूसरे में आपको डिटेल भरना है। पूरी फैमिली से लेके आप सही जानकारी भरें, पुलिस वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग सही जानकारी भरें। उसके बाद आपके जो भी डिटेल है, ये देखिए एनपीएस वाला ये नया फॉर्मेट है, पहले नहीं हुआ करता था, पहले तो ईपीएफ होता था, पीएफ आपको मिलता था, वो था। तो यहाँ पे अब एनपीएस वाला चीज़ें आपको भरना है और ये करके जाना है। लेकिन किन कैंडिडेटों का नाम है वो ध्यान दीजिएगा, और डीबी में रिमार्क क्या है उनके बारे में अब यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए ये 25/5 से 31/5 की जो डेट बताया जा रहा है प्रयागराज का, उसका है। तो देखिए यहाँ पे डीबी में जो रिमार्क लिखा हुआ है इसको एलिमिनेट करना है या उससे संबंधित आपको जानकारी रखना है। हालांकि आपका पैनल तो दे दिया है, लेकिन ज्वाइनिंग समय इसके बारे में पूछा जा सकता है। मैं 100% नहीं कहूँगा कि सभी को पूछा जाएगा, लेकिन आरआरसी के पास अधिकार है कि उनसे पूछेगा कि ये रिमार्क आपका क्या हुआ, आपने पहले ही निपटा लिया या अभी भी कोई डॉक्यूमेंट देना है, किसी का अटेस्टेशन देना है, किसी का कुछ है उसके बारे में।
तो देखिए 25 से शुरुआत हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी कन्फ्यूजन लिखा है डीबी एंड पोस्टिंग डेट, यानी पोस्टिंग डेट के लिए ये प्रोसेस है, डीबी के लिए नहीं है। डीबी तो ऑलरेडी हो रखी है, लेकिन डीबी में रिमार्क है, इसको केयरफुल रहिएगा जिनका जिनका कैंडिडेटों का है। तो देखिए कैसे कैसे रिमार्क मिलेंगे। अंडरटेकिंग इशू फॉर ईबीसी सर्टिफिकेट इन्होंने दिया था, अब उसको एक्सेप्ट कर लिया है या नहीं किया है पता कर लीजिएगा, वही सारी है। किसी का स्पेलिंग कास्ट सर्टिफिकेट में मिस्टेक था, उसके लिए अंडरटेकिंग दिया था कैंडिडेट ने, उसके बारे में है। इशूड किया हुआ है, सबका देख लीजिएगा। क्वेश्चन मार्क मेंशन नहीं है। उसके बाद आपका ईबीसी सर्टिफिकेट से रिलेटेड है या उस सब भी कैंडिडेटों का लिया हुआ है। किसी का अंडरटेकिंग है, किसी का इशू है, ये वाला चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। फिर किसी का मदर नेम मिसमैच के लिए एफिडेविट सबमिटेड किया है, तो ये तो कैंडिडेट सबमिट कर लिया, एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर किसी ने नहीं सबमिट किया है उनका भी रिमार्क होगा। और सारे देखिए बहुत सारे रिमार्क है। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट में नाम का इशू है, फादर नेम का, उन्होंने कैंडिडेट ईबीसी सर्टिफिकेट फॉर हिज आवर नेम इंस्टीड ऑफ फादर, तो इनको अपने नेम से देना चाहिए था, फादर के नेम से दे दिए हैं। लेकिन इशू क्या है कि फैमिली में ईबीसी बनती है तो एक्चुअली फादर के नाम से ही बनता है पहले। तो जनरली क्या होगा, ये फॉर्मेट में चेंज करने के लिए बोला होगा कैंडिडेट को। उसके बाद कैंडिडेट का ईडब्ल्यूएस आवन नेम है, इन्होंने फादर के नेम से बना दिया, ये गलत है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के नाम से बनती है, भले पूरी फैमिली की इनकम उसमें जुड़ा हुआ रहता है, ये ध्यान रखना है। उसी तरह सभी का देखिए एक एक करके रिमार्क लिखा हुआ है। किसी का स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी का कुछ है। ईबीसी का तो सबसे ज़्यादा है कि ईबीसी लोगों ने सेलेक्ट किया, और मुझे नहीं आज तक ये रहस्य पता चला ईबीसी सेलेक्ट क्यों करते हैं लोग। केवल इसमें तो फी एग्जम्पशन मिलता है, इसके अलावा तो कुछ मिलता नहीं है। और ये सिलेक्ट करने से बाद में अगर 250 रुपये फ़ी बचाते हैं तो यहाँ पे 2500 रुपये खर्च हो जाता है ईबीसी बनाने में। लोग सेलेक्ट क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, ये क्या इशू है उनका, जनरली अब उन्हें पता नहीं इशू है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि उससे कोई रिजर्वेशन आपको मिलता नहीं है। उसके बाद आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, सबका एक एक देख लीजिएगा तो ये पूरा डिटेल है। कैंडिडेट का देखिए सब कुछ ओके लिखा हुआ है, लेकिन 10th पासिंग ईयर मिसमैच, हालांकि इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, एक एफिडेविट दे देंगे तो हो जाएगा कैंडिडेट का, या जमा कर दिए होंगे कैंडिडेट तब भी पैनल में शामिल हुआ है। क्योंकि ये डीबी रिमार्क तो डीबी के टाइम लिख दिया गया, उसके बाद पैनल जब तक बना तब तक बहुत टाइम हो जाता है, तो कैंडिडेट जमा कर दिया होगा। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा है, तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा है कोई इशू नहीं है। ओबीसी सर्टिफिकेट और 1 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, हालांकि ईडब्ल्यूएस पे भी लागू होता है, लेकिन इसमें अलाउ कर दिया था कोरिजेंडम में कि ईडब्ल्यूएस एनी ईयर का चलेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, एक बार सबका है। सीसीए का है, सीसीए का अंडरटेकिंग देना था, सीसीए पीरियड कितना पास हुआ है इन्होंने अंडरटेकिंग दिया था। उसके बाद एफिडेविट सबमिटेड ओके हो गया। उसके बाद और कई सारे कैंडिडेटों का अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जब भी डीबी में जाएंगे मदर नेम वाला है, ये सारा चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन पैदा किया है इसको ध्यान रखिएगा, इसमें ज़्यादा इशू नहीं है, आपकी फाइल जाएगी। बाकी नीचे वाला डिटेल आप भर के 2 कॉपी बना के ले जाइएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई चीज़ आपको मांगेगा, जैसे HRMS पोर्टल पे ऑनलाइन किया हुआ जाना चाहिए, आपका स्मार्ट मोबाइल बनाकर लाना अनिवार्य है, यानी उसके बाद आपकी सारी चीज़ें हो गई है। ये सारा चीज़ें आपको ध्यान रखना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब तो चाहिए ही, चरित्र कैरेक्टर वगैरह ये तो चाहिए ही। लेकिन आपको जो एक्चुअल कागज़ है उसका डीबी नहीं होगा, अब एक्चुअल कागज़ से आगे की जो डीबी है वो होगा और रिमार्क होगा। थैंक यू, धन्यवाद।